पाश ने लिखा, मेरे दोस्तों, हमारे समय के इतिहास को हम यह ना समझ जाएं कि धीरे धीरे मरने को ही जीना समझ बैठे। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास कार्यक्रम सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर सियासी पारा टेम्परेचर हाई रहा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस ने पवन खेड़ा रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रवाना ही होने वाले थे दिल्ली एयरपोर्ट से, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिल गई, उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा। तो बीजेपी कह रही है कि पहले प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कौन नहीं, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि मामला है क्या, इसको देख लेते हैं। पवन खेड़ा को असम पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया दिल्ली एयरपोर्ट से, और दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जब वो इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर रवाना होने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, विवादित बयान दिया था, उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी और असम में कई केस दर्ज हुए, कई मामले दर्ज हुए। उसी मामले में असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। कांग्रेस बोली कि ये तानाशाह हमारे अधिवेशन से बौखलाया है, कि जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन केसेस को रद्द नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, तो केवल इंटरिम बेल उनको दी गई। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया। पवन खेड़ा के इस बयान पर काफी बवाल हुआ और बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी, जबकि असम के दीमा हसाओं में खेड़ा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। असम पुलिस ने खेड़ा पर कई आईपीसी की धाराओं में दर्ज किए। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें ये मामला दर्ज किया गया खेड़ा के खिलाफ। ये सारी धाराएं हैं, एक 500 मानहानि करने की, फिर अपमानित करने की, फिर फर्जी खबर फैलाने की, फिर समुदायों में दुश्मनी पैदा करना, आपराधिक साजिश रचना, माहौल बिगाड़ना और देश की एकता पर चोट करना। ये सारे मामले उनमें बनाए गए हैं, जिनमें 2 से 5 साल तक की सजा है अलग अलग मामलों में। ये कोई पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित बयान दिए हैं, बल्कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिए गए। लेकिन मोदी के खिलाफ विवादित बयान कांग्रेस को बैकफायर कर गया। अब आपको कुछ बयान सुनाते हैं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने दिए और उसका क्या असर हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। ये विवादित बयान 2007 का, जब सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। 2007 का असर, गुजरात में कांग्रेस की हार हुई। ये चुनावों की वक्त की बात है। 2014 में मणिशंकर अय्यर बोले चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 2014 में लोकसभा में कांग्रेस हार गई और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2019 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा चौकीदार चोर है, इसका नारा दिया। मोदी की सत्ता में वापसी हुई 2019 में। 2022 में मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने मोदी को औकात दिखाने की बात कही। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। ये 2022 में गुजरात के चुनावों की बात है। जब भी कोई राजनेता बयानबाजी को लेकर फंसता है तो वो राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। उसके साथ वाले कहते हैं कि बोलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अगर कोई आम आदमी किसी जनप्रतिनिधि पर कुछ बोल दे तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी नेता को अभिव्यक्ति की उतनी ही स्वतंत्रता है, उतनी ही आज़ादी है जितनी एक आम आदमी को। जानिए सुप्रीम कोर्ट की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर टिप्पणी जो उसने 3 जनवरी 2023 को दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उन्होंने दी। उन्होंने कहा अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जो सरकारें जिनको कहती हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा था कि कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है आज़ादी को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। संविधान में अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19(2) में इससे जुड़े प्रतिबंध पहले से ही मौजूद हैं कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या नहीं की जा सकती। उन पाबंदियों का जिक्र भी उस आर्टिकल में किया गया है। किसी मंत्री के बयान को परोक्ष तौर पर सरकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये भी बात बहुत स्पष्ट है कि कोई एक मंत्री कुछ कह दे तो उसे पूरी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो उसके अधिकारों की रक्षा करे। आपने सुप्रीम कोर्ट के विचार सुने, अब आपको बताते हैं कि आखिर संविधान का आर्टिकल 19(1) क्या कहता है और इसके तहत देश के नागरिकों को क्या क्या और कितनी स्वतंत्रता हासिल है। देख लेते हैं एक बार छोटा सा। आर्टिकल 91 के तहत कहा गया है कि 91A में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और 91B में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है कि किसी तरह का वो ना हो, परेशानी बखेड़ा ना हो, लेकिन उस तरह के सम्मेलन किया जा सकता है। कोर्ट से बाहर आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। उन्हें जमानत मिली उसके बाद। साथ ही कुछ राजनेताओं के वो विवादित बयान भी आपको सुनाते हैं कि कैसे ये राजनेता लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, फिर इस पर घमासान होता है और ये बयानवीर किसी एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इसी न्याय प्रणाली ने की है। सच की जो लड़ाई है उस रास्ते में कई बार संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज और लोकतंत्र की आवाज मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास। भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? दिन ओवैसी साहब के मुंह से जब निकलता है तो जहर निकलता है। कभी वो कायदे की बात नहीं करते। वो सच पूछिए, जिन्ना तो चले गए, जिन्ना के बारिश के रूप में कई लोग बच गए। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहां से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे को। बहन मायावती जी बिजली का एक नंगा तार हैं, जो उनको छुएगा वही जो मरेगा जाए। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धोखा दिया जाए। अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई नेता अपने बयान में किसी विरोधी नेता के परिवार को घसीटता हो। नेताओं के जुबानी हमले होते रहे हैं। कोई किसी के पिता का सबूत मांगता है तो कोई किसी के परिवार पर सवाल उठाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में परिवार को घसीटना सही है? हमारे राजनेता लक्ष्मण रेखा क्यों लांघते हैं और क्या सियासी फायदे के लिए, पॉलिटिकल नफा नुकसान को देखते हुए वो राजनेता कुछ भी बोलते रहते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र सुदेश वर्मा साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील और मेरे मित्र अजीज अश्विनी दुबे साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप रायपुर पहुंच गए हैं ठीक से? जी सुरक्षित हूँ, सुरक्षित अभी तक जी। हाँ, ईडी और आईटी की प्रतीक्षा में भी हूँ जी, कब आ जाए और कब असुरक्षित हो जाए जी। हमारा पूरा कार्यक्रम लेकिन एक देखा है कैसे किया है जी, लेकिन एक चीज समझाइए कि ये स्लिप ऑफ टंग जो है बार बार क्यों होती है, इतना क्यों फिसलते हैं आप? देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां बनी है पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी यदि लोकसभा के पटल पर फिसल जा रहे हों जी, जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, कभी ये प्रश्न पूछा किसी ने, किसी पत्रकार ने जी? आप तो बहुत ही निर्भीक पत्रकार हैं, जरूर मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को पूछिए कि सरनेम क्यों नहीं लगाते और
क्यों शर्मिंदगी होती है, जी। ये शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके क्या मायने हैं, पूरा देश जानता है। लगातार देश के प्रथम प्रधानमंत्री को जिस तरह गालियां दी जाती है प्रधानमंत्री और कांग्रेस भाजपा के नेताओं के द्वारा, जी, वो कांग्रेस के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, हमको भी पता है, सबको पता है जी। फिर लगातार जिस तरह गाली देने का एक ये श्रृंखला चला, सबने देखा। आपने बहुत सारे अभी स्टेटमेंट दिखाया है, इन लोगों पर कितनी कार्रवाइयां हुई। एक तो मुख्यमंत्री साहब ही हैं, विद्वान मुख्यमंत्री हैं। आजकल असम पुलिस का काम यही रह गया है, असम के लोगों से कोई काम नहीं, लेकिन एयरपोर्ट और बाकी जगह से कैसे लोगों को रखा जाए, वहां अपराधी नंगे घूम रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं असम में। लेकिन एक व्यक्ति जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है इस निरंकुशता के विरुद्ध, पवन खेरा जी, पवन खेरा जी को पकड़ने के लिए वो पुलिस दिल्ली आ जाती है, एयरपोर्ट पर आ जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रश्न लगाने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। ये जो आजाद घूम रहा है, आजादी जो बोलता है पहले, उसकी आजादी पर भी प्रश्न लगाने का काम है। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आज निर्णय लिया है, पूरा भरोसा हमें कोर्ट पर है, न्याय पर है। आने वाले भविष्य में भी जो ये तांडव इस देश में चल रहा है, उसका सही आकलन होगा। ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यदि कोई क्लिप ऑफ टन हो गई थी, उन्होंने स्वीकार लिया था। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के या तमाम नेता जो हैं बोल रहे हैं, कुछ नेहरू जी के लिए भी बोला और तमाम चीज़ें बोली, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये आप पवन खेड़ा जी के या कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं, कतई नहीं। लेकिन पवन खेड़ा जी ने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया जिस तरह से आज घटनाक्रम चला है। सर, आज तो आपने अनकंडीशनल माफी मांगी है। अभिषेक मनु सिंघवी उनके एडवोकेट भी हैं, वैसे पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी है। अनकंडीशनल माफी का मतलब होता है कि कुछ बड़ा अपराध हुआ होगा। और दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, मैं एक चीज जोड़ दूं फिर आप बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दूं, जब आपने किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है पवन खेड़ा साहब को, एफआईआर को रद्द नहीं की है, और केस पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि केस को उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई ये ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटाइए। नहीं, एकदम आपने ठीक कहा। अनकंडीशनल जो हमने क्षमा मांगी है, हमारा एक कल्चर है, ये संस्कार है। हम ऐसे लोग नहीं हैं अहंकारी कि कुछ भी करें, और उस पर कोर्ट है, सम्मानीय कोर्ट है, और स्लिप ऑफ टंग हुई, ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई पिताजी का नाम, पिताजी को गाली दी गई है, ये गलतफहमी है। और अडानी के संबंध की बात जहां तक है, मोदी जी को क्यों नहीं मोदी जी जवाब देते हैं, भाजपा के लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो वो तो सीधा पूछ सकते हैं। अडानी जी का नाम आप जानते होंगे ना, अडानी जी का नाम तो सीधा आप जानते हैं, उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। मोदी अडानी का ये गठबंधन क्या कहलाता है? क्यों 8 में से 7 एयरपोर्ट दिए गए? ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर एयरपोर्ट देने से पहले उस एयरपोर्ट के मालिक पर या उस तरह की कंपनियों पर पहले छापा ईडी के होते हैं, सीबीआई के होते हैं, और वो अपने आप जो है, चाहे मीडिया की ही बात कर लेना, एनडीटीवी का क्या हाल हुआ, ये पूरा देश देख रहा है। इन रिलेशन पर यदि कोई बात करे तो इतनी ज्यादा परेशान हो गई है भाजपा और मोदी जी का अहंकार। एक बात मैं विजय जी कह के बात समाप्त करूंगा, इतना अहंकारी मत बनिए, इतना अहंकार मत पालिए। समंदर वक्त का समंदर जो है, सिकंदर को भी डुबो दिया था। जो अहंकार पाल रहे हैं, ये समय आने वाला है, इस देश की जनता देख रही है। हमारा आज महाराष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, आप लगातार हमारे टेंट वालों पर आप छापा मार रहे हैं, हमारे खाना बनाने वालों पर छापा मार रहे हैं। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता रायपुर आना चाहते हैं, रेलवे को रोक रहे हैं। ठीक है, उस पर बात करते हैं। रोकने का काम कर रहे हैं अजय जी, सब लोग पहुंच जाएंगे। अब हवाई जहाज भी चल रहे हैं, हवाई जहाज भी पहुंच गए हैं रायपुर, मुझे पता चला कि चल रहे हैं। लेकिन ये रिश्ते की बात आप करना है तो करते रहिएगा, सवाल पूछेगा बीजेपी से कि क्या रिश्ता कहलाता है, लेकिन गहलोत जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता कहलाता है, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुदेश जी, आजकल आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? बात बात पे नाराज हो जाते हैं, कुछ बोल दिया तो ठीक है ना, चलता रहता है, आप तो इतना मुस्कुराते हैं। जेएनयू में जो आपने सीखा है वो पार्टी को भी सिखाइए। सुनिए ना विजय जी, पहले थोड़ा फैक्ट्स को ले आते हैं जी आपके दर्शकों के लिए। जी, दीमा हसाव नाम की एक जगह है जी, वहाँ के हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में किसी ने एफआईआर दर्ज किया। जी जी, क्यों दर्ज किया? उस व्यक्ति को, हमें नहीं पता वो भाजपा का कार्यकर्ता है भी या नहीं, उस व्यक्ति को खराब लगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई।
और एफआईआर लॉन्च हुआ। उस एफआईआर लॉन्च के फॉलोअप में असम की पुलिस आती है, दिल्ली से ट्रांजिट डिमांड करती है, और इस संदर्भ में जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की वो उस संदर्भ में होता है। आप भूल जाइए कि पवन खेरा है, आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति इससे एक बात तो पता पड़ती है सुदेश जी कि भारत एक है, कि पवन खेड़ा जी दिल्ली में बोले और असम के ऐसी जगह पर कोई सुन लेता है और नाराज हो जाता है। बहुत ही भावनाएं आहत हुई होगी उस आदमी की, मैं समझ रहा हूं। जी ऐसा बहुत बार हुआ है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में बहुत जगह एफआईआर लॉन्च हो गई है। जी। और उसका क्लब करने की जब बात करती है तो क्लब भी नहीं करती कोर्ट, बोलती नहीं क्लब नहीं करेंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को तो आपने बधाई दी होगी कि इतनी एक्टिव सरकार है, इतनी एक्टिव पुलिस है कि असम से दिल्ली आ गए, एयरपोर्ट पर रोक लिया। तो खट्टर साहब से नाराज होंगे आप आजकल, क्योंकि भिवानी में जो लोग जल गए उस पर खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाए। आपके कटाक्ष भरे शब्दों से ऊपर आके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चीजों को ला देते हैं। जी आपको याद है बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि बहुत से कांग्रेस शासित प्रदेशों में, अपोजिशन शासित प्रदेशों में एक साथ एफआईआर लॉन्च किया गया। हमारे लोग गए क्लब कर दो तो क्लब भी करना स्वीकार नहीं किया गया कोर्ट में। और आपको याद है एक पत्रकार जो है हाईकोर्ट में गया था बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं आप प्रक्रिया से आइए, नीचे जाइए कोर्ट में, वहां से बेल लेके आइए, फिर हमारे पास आइएगा। आप पत्रकार के खिलाफ हुआ था तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया अपने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट को सब मानते हैं, लेकिन ये ऐसा एक नया शुरू कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तो अच्छी बात है, सबके लिए ये दरवाजा खुलेगा। अब दूसरी बात ये है कि आते पवन खेड़ा जी की बात पर, पवन खेड़ा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, क्या ये लोग नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी करके एड्रेस करते हैं हर समय? क्या नहीं करते हैं, वो हमेशा करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, चाहे मोदी जी बोलते हैं। तो ये शब्द का जानकर प्रयोग किया गया, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, क्योंकि इस तरह आप नहीं बोलते हैं। और उसको एक जुमला बना के, एक हास्य प्रदर्शित करके आपने बेइज्जती करने का प्रयास किया, और ये किसी को हर्ट कर सकता है। आपने आर्टिकल 19(1) की बात की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की, तो आपका आजादी है, लेकिन आपकी आजादी वो नहीं है किसी को आप बेइज्जती करिए, किसी को आप गाली दीजिए, अवमानना करिए। इससे कोई भी व्यक्ति हर्ट फील कर सकता है, तो वो जाके एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एक प्रक्रिया है, जिनको बेल मिल गया, अब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही। जहां तक उपाध्याय जी की बात है कि अधिवेशन, अरे भाई 8 साल से कितने अधिवेशन आप कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, कहाँ कुछ हुआ? अरे आपने जानकर ऐसा कुछ किया है, कुछ बने कि अधिवेशन से कुछ खबर आए, क्योंकि वहां तो कुछ होना नहीं है आपका। तो आपने तो मदद कर दी, डॉक्टर साहब की मदद कर दी आपने, वो चुपचाप चले जाते। आपने कहा कि बड़ा अधिवेशन हो रहा है, ये सबको पता चल गया। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। अश्विनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए मेरे मित्र हैं और बहुत विद्वत लोगों में से हैं, संविधान को, कानून को समझने वाले। अश्विनी जी समझाइए, ये आप इतना कॉम्प्लिकेटेड समझाते हैं ना, 19A(1)(2) क्या क्या है, कहाँ अधिकार है, कहाँ नहीं है, कब किसको जेल भेज दें, कब किसको नहीं भेजें, दोनों में आपके पास राय होती है मजबूत, क्या है मसला? देखिए आदरणीय विजय जी, बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि अदालतों को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी नागरिक को प्रताड़ित करने के लिए क्रिमिनल लॉ का हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो। जी, मानवीय लिबर्टी बहुत बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार है, और कोर्टों को बड़े असीम अधिकार मिले हुए ताकि लोगों के संवैधानिक मूल्य और उनकी लिबर्टी संरक्षित रहे। जी, भारतीय संविधान का जो 19(1) है, जैसा आप कह रहे हो, मानवीय लिबर्टी महत्वपूर्ण है, बहुत महमूल्य है। जी, और ये कानून के दायरे में भी है। जी, दूसरा, भारत का संविधान, एक हमने क्रिमिनल लॉ की बात की, अब हम आ जाते हैं संवैधानिक आधार पर। जी, जी। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है, और खास तौर से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी आप अपनी जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, शांतिपूर्वक सम्मेलन विद राइडर है, और विद राइडर है 19(2) में जो साफ तौर पर कहा गया है। जी, तीसरा यह है कि जब कोई अपराध पंजीबद्ध होता है तो इन्वेस्टिगेटर की यह जिम्मेदारी होती है कि उसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाए। जी, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, निश्चित तौर पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी वहां टेंडर हुई, और वो अच्छे टेस्ट में कोर्ट ने उस वीडियो को नहीं लिया। जी, उसको जस्टिफाई करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और कानून की परिधि में नहीं। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी का जो मोडस ऑपरेंडी था, गिरफ्तारी का जो तरीका था, जी, वो तरीका ठीक नहीं था। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की खुद की सेटल्ड जजमेंट है, जो हमने टीटी एंटनी के केस में देखा, जो हमने नुपुर शर्मा के केस में देखा, जो हमने जुबैर के केस में देखा, अर्नब गोस्वामी के केस में हमने देखा, TV 18 के जो हमारे पत्रकार हैं खूब चिल्लाते हैं, उनके केस में हमने देखा, और तमाम ऐसे केस, रोहित रंजन के केस में हमने देखा
कि सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा पायनियर बनकर के सामने आया। हमने कन्हैया कुमार के केस में भी देखा जी, हमने ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे जाकर के सुनवाई किया जी, उसको भी हमने देखा, हमने तमाम केसेस में देखा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि जब एक अपराध पंजीबद्ध होता है तो ये मल्टीपल जो एफआईआर का अभी कॉन्सेप्ट चल गया है, ये निश्चित तौर पर मानवीय मूल्यों पर कुठाराघात है। जी, ये बहुत निश्चित बात आप जी, और ये निश्चित तौर पर ये और स्टेट को इंश्योर करना होता है। मैं बड़ी शिद्दत के साथ एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते फिर कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को एक मुकदमे के लिए मल्टीपल फोरम्स में एफआईआर दर्ज करना क्यों? क्योंकि कानून के प्रावधान आपके पास हैं। तो आप रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ रूलर की बात कर रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों पक्षों पर जी और संवैधानिक और मानवीय मूल्य ना पवन खेड़ा को प्रोटेक्ट करते हैं और ना ही वहां की जो पुलिस आई है उसको बेजा अधिकार है इस तरह से गिरफ्तारियां करने का। और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की जजमेंट है, 7 साल से कम की सजा होगी तो आप 41A के तहत अरनेश कुमार के केस में यह है कि आप नोटिस जारी करेंगे। और ऐसे केसेस में भाई देखिए, कोई व्यक्ति जो पब्लिक फिगर है वो भागेगा नहीं, देश छोड़कर नहीं जाएगा, और देश छोड़कर जाता है तो आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। और प्रक्रिया का पालन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आपकी संवैधानिक आस्था में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। जी, बहुत बढ़िया, आपने बेहतर तरीके से समझाया। सुदेश जी, एक छोटा सा ले लूँ, वक्त तो ब्रेक का है, लेकिन एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ। जो अश्विनी जी ने कहा कि मल्टीपल एफआईआर और दूसरी रूल ऑफ लॉ को लॉ ऑफ रूलर, कुछ बोलना चाहते हैं आप इस पर? आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें जी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, हम भी मानते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होना कि जब हमारे खिलाफ हो तो आप ताली बजाइए कि लिबर्टी हो गया, और जब आपके खिलाफ हो तो आप बोलिए कि भैया गलत हो गया। तो गलत नहीं हो रहे, एक मापदंड होना चाहिए, एक मापदंड से सब लोग चले तो अच्छी बात है, वैसा कानून नहीं। लेकिन ये भी वैसी बात है जो मैंने आलोक जी से पूछी कि जस्टिफाई करने वाली बात, आप जस्टिफाई कर रहे हैं? किस चीज को जस्टिफाई करना है? कि किसी और ने किया था इसलिए आप भी करेंगे? नहीं, बात वो नहीं, अगर कोई पुलिस के पास गया, एफआईआर लॉन्च हुआ तो पुलिस उसका फॉलो अप कर रही थी। जी जी, आप बोलिए कि पुलिस इतना प्रॉम्प्टली क्यों फॉलो अप की, ये कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। अश्विनी जी ने कहा कि आप नोटिस तो भेज सकते थे, पवन खेड़ा कहाँ भाग कर जा रहे थे और ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? पुलिस ने तो अपने कानून के तहत काम किया ना। दिल्ली पुलिस से परमिशन लिया, ट्रांजिट रिमांड होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके दिल्ली पुलिस ने रोका। ठीक है, असम पुलिस ने एक्टिवली काम किया, प्रक्रिया वही है। आप चाहते हैं पूरे कानून को बदलना, अच्छा बनाना, तो हम तो आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आप सफर करें तो कानून बदल जाए और हम सफर करें तो नहीं कानून बड़ा अच्छा है। दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है। हम चर्चा कर रहे हैं नेताओं के बयानों को लेकर, जो टिप्पणियां होती हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बात होती है, उसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे साहब हैं। आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बात हमने शुरू की थी कि किस तरह से हो रहा है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हुई, लेकिन मैं देख रहा था एयरपोर्ट पर, एक बार सुन लेते हैं कि एयरपोर्ट पर हमारे जो मित्र लोग हैं, कांग्रेस के नेता, वो क्या नारे लगा रहे थे जब गिरफ्तारी हुई। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। तो कांग्रेस के जो नेता जो रायपुर सम्मेलन में जा रहे थे, वो जब पवन खेड़ा साहब की गिरफ्तारी हुई, असम पुलिस ने गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस के रास्ते से, मार्फत से, तो वो नारे लगा रहे थे नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। अजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बात आपको ठीक लग रही है, जस्टिफाई करते हैं आप इसको?
देखिए, दो बातें हैं। क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? अभी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान व्यक्ति हैं, अश्विनी दुबे जी मित्र भी हमारे हैं, और उन्होंने जो विश्लेषण किया है, मैं इनके किसी विश्लेषण पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा, यदि हमारे पक्ष में कहे हो या हमारे विपक्ष में, चूंकि ये न्यूट्रल कर रहे हैं बात। आज जो दृष्टांत हुआ है, भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए। किसी को फ्लाइट से उतारने की घटना और इस तरह अरेस्ट करना, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो अपराधी हैं? क्या वो कोई डकैत हैं? कि अचानक आपको एयरपोर्ट पे जब चले गए सिक्योरिटी चेक के बाद फ्लाइट में बैठ गए तो उनको आप अरेस्ट करने के लिए उतार रहे हैं? हमारे मीडिया के हेड हैं, ये बात समझनी चाहिए। भारत की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीडिया के, और उनके साथ यदि इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का वारदात हो रहा है तो याद कीजिए, समझिए कि इस देश में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है इस देश में, लोकतंत्र किस आधार पर कहां खड़ा रहेगा। और ऐसे यदि तानाशाही हो रही है तो पवन खेरा नहीं है सिर्फ, मैं मानता हूं सैकड़ों पवन खेरा पैदा होंगे, और पवन जो है ये अहंकार का हमन है, मोदी जी के अहंकार का वो हमन करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अरेस्ट करने के लिए पुलिस आए, भेजे हमारे बड़े भाई, अभी भेज दें, हम भी तैयार हैं अरेस्टिंग के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अहंकार इस देश में नहीं चला है किसी का, न चलेगा। ठीक है, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने मेरे सवाल को अवॉइड किया, क्या मैं ये मानूं कि आप भी उसको जस्टिफाई नहीं करते, जो स्लोगन्स वहां लग रहे हैं? अवॉइड नहीं किया हूं। आप मानते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते, यदि अवॉइड नहीं कर रहे तो? देखिए राजनीतिक नारे में इससे भी और अलग तरह के नारे लगते हैं। नारों पर यदि बात करेंगे तो पिछले 10 साल का आप नारा भाजपा का, कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उठाइए, आपको समझ में आ जाएगी। एक राजनीतिक नारा है, अहंकार का कब्र खुदेगा, अहंकार का हमन होगा, ये देश की जनता करेगी। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, ठीक है, देर है अंधेर नहीं है। देश में जिस तरह से अंधेरा छाने का प्रयास लोकतंत्र पर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, हम लोग नहीं होने देंगे जी। और कितने लोगों को अरेस्ट करिएगा? ठीक है ना बड़े भाई सुदेश वर्मा जी, सुदेश जी, सब तैयार हैं। सुदेश जी, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो अश्विनी जी ने कहा उसका थोड़ा सा जवाब समझाइए कि मल्टीपल FIR, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी तो है नहीं पवन खेरा साहब, क्या आप उनको ऐसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं वहां से उठा के? यदि रायपुर जा रहे थे, कोई न्यूयॉर्क तो जा नहीं रहे थे कि कहीं से लौट के भी नहीं आएंगे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? और नारे तो आपने देखे हैं, आपके बहुत सारे मित्र हैं जो क्या क्या बोलते हैं, आपको पता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं उपाध्याय जी की बात का, अजय जी की बात का जवाब दे दूं। जी देखिए, कभी कभी ना रिएक्शन जो होता है डिस्प्रोपोर्शनेट टू एक्शन है आपका। आप जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अरे कोई आपके अधिवेशन से किसी को डर लग गया कि कोई कार्रवाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है पुलिस की, जिसके तहत वो पवन खेरा जी फंस गए, और उस प्रक्रिया के तहत कुछ खास नहीं होना था, उनको डिप्लेन किया गया, उसका वो जवाब देते फिर चले जाते। इन्होंने उसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। टर्मैक में जहाँ कहीं भी स्लोगन शाउटिंग नहीं होती है, वहाँ धरना नहीं किया जाता, इतने आम व्यक्ति चल रहे, उनको भी इनकन्वीनियंस हुआ होगा, वहाँ उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने लगा यही राजनीतिक मौका है, चलो फायदा उठा लो। अब आते हैं आपकी बात पर। आपने जो कहा मल्टीपल FIR की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी को भी हरास कर सकता है अगर सही से नहीं हो तो, और हम इसको सफर किए हैं, चाहे वो ममता दीदी का हो, चाहे वो बाकी इश्यूज पर हो, हम बहुत सफर किए हैं। आप सफर किए कि आपका एक्सपर्टीज है इसमें? राहुल जी के लिए बहुत किया आपने काम। ये हम लोग सफर किए। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था, भूल गए क्या आप? जी, बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ की मल्टीपल FIR लॉन्च हो जाते हैं पेंडेटा के कारण। नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोर्ट को कुछ एक एक्शन लेना चाहिए। जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए ऐसा नहीं हो कि हथकंडा न बने हरासमेंट का। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक सही है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है इस देश में। आपको थोड़ा संयम रखने की जरूरत है अपनी भाषा में। आप प्रधानमंत्री, भाई देश का प्रधानमंत्री है, इतने लोगों की शक्ति उनके साथ है, आप बोलेंगे तो किसी भी व्यक्ति को बुरा लग सकता है, वो FIR लॉन्च कर सकता है। ठीक है, FIR लॉन्च करेगा तो न्यायिक प्रक्रिया होगी, इसका मतलब आपके खिलाफ पनिशमेंट हो रहा है जरूरी नहीं है। FIR का मतलब है इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके पास पुलिस आएगी। जब आपने इतना बड़ा कांड किया है तो पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। आप बोल दीजिएगा पुलिस को नहीं भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया, चाहे माफी मांग लिया, चाहिए कोई मुद्दा नहीं, पुलिस उसको क्लोज कर देगी। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगी ना, FIR लॉन्च होगा तो इसमें पुलिस को भी दोष देना सही नहीं है। तो एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ
अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप प्रधानमंत्री को ब्लेम करिएगा पुलिस एक्शन के लिए, तो मुझे लगता है न्यायोचित नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादती करते हैं। तो ये जो सारा प्रवचन है आपका सिर्फ अजय जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए है, या आपकी पार्टी भी सुन सकती है इसको? नहीं, सभी, अरे विजय जी सभी के लिए है। तो कोई ऐसा कानून बने कि हथकंडा न बने ये, और जो न्याय की बात हम करते हैं, जो जिस तरह से लोग जिस तरह से अपने शब्दों पर नहीं लगाते लगाम को, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उसको इस इंस्टेंट तक ले जाते हैं कि गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। आज एक व्यक्ति ने आर्मी के बारे में क्या कह दिया, अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ तो यार, कुछ तो सही रखो। ठीक है अश्विनी जी, कुछ अजय जी आप जोड़ना चाहते हैं क्लाइन? मैं अश्विनी जी से 10 सेकंड सिर्फ, क्योंकि अश्विनी जी का समय मैं नहीं खाना चाहता जी। बड़े भाई ने बड़ा अच्छा कहा, और आपने तो अब उसके बाद कुछ मौका ही नहीं छोड़ा है। उनकी सारी बात को, सारे तर्क को एक शब्दों में ही आपने खारिज कर दिया। सच तो यही है, नुपुर शर्मा के केस में कहाँ है नुपुर शर्मा? कितनी बार अरेस्टिंग हुई, कहाँ पुलिस थी इनकी? और भी अर्णव गोस्वामी को भी बचाने का क्या प्रयास किया, और उन्होंने क्या क्या नहीं फैलाया इस देश में, सब देखा और उन्होंने अस्वीकार लिया। ये अच्छी बात है, ये अच्छे प्रवक्ता है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जेएनयू के हमारे बड़े भाई हैं। इनसे भी सहन नहीं हो रही है कि ये क्या हो रहा है इस देश में, ये कैसी कैसी चीजें चल रही है। अरे भाई कुछ चीजें छोड़ दीजिए, देश रहेगा तभी आपकी सियासत रहेगी। जिस तरह हिटलर शाही कर रहे हैं और हिटलर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देश को के बुनियाद को आप जब जोड़ना चाहते हैं, नहीं जब जोड़ा जाएगा, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे। इस देश की बुनियाद को हमने बनाया है, इस देश अजय जी ये लोग, अजय जी सुदेश जी और उनकी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी 75 में जो आप लोगों ने किया ना, वो उसको भूल नहीं पा रहे। बहुत समय 19 महीने जेल में रख दिया था आपने बिना कारण से। ठीक है, खमियाजा भी हमने भुगता है, इनको भी भुगतना पड़े। ठीक है अश्विनी साहब, आपने पूरी विद्वता के साथ सब चीज़ों को समझाया, लेकिन इस कानून को चलाने वाले भी, जमानत दिलवाने वाले भी, अरेस्ट करवाने वाले भी आप ही होते हैं, मतलब बड़े वकील होते हैं अश्विनी दुबे साहब। तो वो लोग जाकर क्यों नहीं इस बात को लड़ाई लड़ते कि भाई कानूनों को थोड़ा ठीक किया जाए? वकालत तो चलती रहेगी आपकी, कानून थोड़े सुधर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज जरूरत है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल लॉ है, कॉलोनियल टाइम पे बनाई गई व्यवस्था है जी, कॉलोनियल समय से बनाया गया पुलिस एक्ट है, उसको चेंज किया जाए। लिबर्टी को संरक्षित करने के लिए पूर्ण न्याय करने की जिम्मेदारी अदालतों की होती है जी, और क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल ना हो, सरकारें अपनी सुविधा अनुसार नहीं करें, ये देखना कोर्ट का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार को आईना दिखाती है कि आपको सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भारत को एक आजाद देश की तरह बर्ताव करना चाहिए, और हम सुप्रीम कोर्ट होने के नाते बोलने की आजादी की रक्षा करते हैं, तो हम उस डिसीजन को बड़े तरीके से मानते हैं। जब जुबैर की जमानत होती है तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होती है, लेकिन एक डिसीजन अगर खराब होता है तो ये इकोसिस्टम पूरे संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोटा बड़ा हमला और प्रतिबंध झेलता हुआ जो हमारा लोकतंत्र है वो कई दशक पार कर चुका है, लेकिन अभी पिछले एक दशक में जब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की ताकत आम जन को मिली है तो खतरा बढ़ गया है, जबकि खतरा कम होना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि सरकारों को, राजनीतिक दलों को इस पर होने वाली जो खरी टिप्पणियां हैं, आपने सरकार की आलोचना की, सरकार को बुरा लगेगा या सरकार के किसी व्यक्ति को बुरा लगेगा या सरकार नजर में आने के लिए भी इसका बेजा इस्तेमाल होगा। फेसबुक पोस्ट आप कुछ कर दीजिए तो पता चलेगा कि देश के किस कोने में मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था चलने लगेगी, सीमा का उल्लंघन होने लगेगा, तो मैं समझता हूँ मणिपुर में, चेन्नई में, मुंबई में विजय जी एक अच्छा शो कर रहे हैं, बड़े बैलेंस तरीके से कह रहे हैं, तो पता चलेगा कि एक ट्रेंड विजय जी अब चलो मुकदमा झेलो, विजय जी चलो अब आपको पुलिस आएगी रात में अरेस्ट करने, लोकल पुलिस की मंजूरी लेने की, सुबह 5 बजे आपके घर में पहुंच जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, मैं फिर बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा, पवन खेड़ा जी का बयान बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अरेस्ट का मोड और मैनर भी बिल्कुल ठीक नहीं था, तरीका भी ठीक नहीं था। और इसीलिए मैं समझता हूं कि स्टेट को, स्टेट आप माइटी स्टेट हैं, आप राज्य हैं, आपके पास पूरी संवैधानिक ताकतें हैं, आपके पास पूरी मशीनरी है। इसका मतलब ये नहीं कि विजय जी अगर एक काम कर, विजय जी को उठाकर आप विजय जी को मौका दीजिए, और ऐसे समय पर जब आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, तो मैं समझता हूं। और दूसरा, क्रिमिनल लॉ का बेजा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए कि अगर अदालत में जमानत अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिल रही है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करें, तो ये भी साबित करता है कि प्रिविलेज्ड लोगों का भी जो हस्तक्षेप, यही मैं समझना चाहता था सर कि खेरा साहब तो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके भी बेल ले सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो तो बेल नहीं ले सकता। और जैसा आप मुझे समझाते रहे कि कहा जाता है कानून में कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज
बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं वो बात बात पर लोगों को जेल भेज देती हैं और बहुत सारे लोगों को जमानत ही नहीं मिलती और उनकी ताकत भी इतनी नहीं होती है कि वो जमानत ले सकें। सब लोग तो खेड़ा साहब नहीं होते, सब लोगों के मित्र तो डॉक्टर अजय उपाध्याय नहीं होते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो सिटिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि हर मामला हाई कोर्ट ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट्स को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि ट्रायल के समय, माने आपको जेल में रखना भी आपके मूल्यों का हनन है, आपको ट्रायल के दौरान जेल में रखना भी यह है कि आपको सजा दी जा रही है बिना सजा प्राप्त किए। कल की तारीख में अगर आप हो जाए, विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे, ड्रोकैनियन SC/ST एक्ट में 20 साल जेल में रहे, लेकिन क्या आज विष्णु तिवारी का पूरा परिवार, पिता मरा, मां मरी, भाई मरा, जमीन छिन गई, आज बाहर 20 साल के बाद आए तो उन 20 साल को कोई वापस करेगा? तो इस तरह की तो ये स्टेट की जिम्मेदारी। लेकिन अब हो क्या रहा है विजय जी, हम सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए और कहीं हमारा बड़ा वोट बैंक ना खत्म हो जाए, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम दलगत राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और मुकदमे देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ट्विटर पे आप देखिए जिस तरीके की नफरत का भाव पैदा किया गया है, ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ नफरत। इस तरह की चीजें जो हैं, खासतौर से जबकि सोशल मीडिया के समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। कोविड-19 के समय देखा, गैस की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ था उसका, वो पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ था। तो दोनों व्यवस्थाओं को देखना जिम्मेदारी से अदालतों का और सरकार का काम है। जी सुदेश जी, बहुत गंभीर सवाल अश्वनी जी ने उठाए हैं बिना किसी पर कोई आक्षेप लगाए हुए। आप समझते हैं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं तो ये आपके पास एक मौका भी है, मैं इसको मौके के तौर पे देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जाए। जिन चीज़ों की आप शिकायत कर रहे हैं कि पहले ऐसा होता रहा या अब भी बहुत सारी सरकारों में, क्योंकि ये सत्ता का चरित्र है ऐसा लगता है, तो क्या सुधारने का जो मौका आपके पास है, आप चाहेंगे कि इसे सुधारा जाए? देखिए, सुधार रहे ना, सोशल मीडिया की बात की है अश्विनी जी ने। देखिए, ये बड़ा दुधारी तलवार है। अगर आप इस पर एक्शन लेंगे क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया या हेट्रेट फैलाया, बड़ा थिन लाइन होता है और जुडिशरी जो फैसला देती है वही फाइनल माना जाता है। उस थिन लाइन में आप कुछ करेंगे तो निश्चित ही ज़्यादातर गलती होने की संभावना है। इसलिए सोसाइटी जो है खुद ब खुद एक नॉर्मल पर आ जाएगी, क्योंकि नया नया सोशल मीडिया नॉर्मल पर आने लगा है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया है, आपने देखा साइबर में बहुत चेंजेस हुए हैं और कानून के तहत मॉडरेटर्स को भी लाया गया है। तो हमें लगता है कि चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन देखिए, एक बात, संयम बहुत ज़रूरी है, भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है। पवन खेड़ा जी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, कांग्रेस के मीडिया चीफ हैं, तो निश्चित ही उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किया जाता है कि वो अपनी भाषा पर संयम रखेंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये इतना पुअड़ बात कर देना कि हम कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अरे इतने साल से तो अधिवेशन हो रहा है, कौन कांग्रेस से कोई डर रहा है? आपने भारत जोड़ो यात्रा की तो अच्छा रहा। हम तो आपको हमेशा साधुवाद दिए कि अच्छा है, भारत को जानिए, अच्छे से राजनीति करिए, मैच्योर्ड बनिए, तो भारत के लिए भी अच्छा होगा। इस तरह कोई थोड़ी ना करेगा। एक छोटे से पुलिस एक्शन के कारण आप इतना बड़ा एक नैरेटिव तैयार करेंगे, तो हमें लगता है ये अति संयोक्ति है, जिसको मैंने कहा कि जो आपका रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट टू द एक्शन है। ठीक है, लेकिन पवन खेड़ा जी ने जो बोला उसको तो कोई जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से देश में बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो आपने अतिशयोक्ति की बात की, तो अतिशयोक्ति तो बहुत सारी जगह हो रही है ना। ये जो थिन लाइन है वो कभी कभी मोटी हो जाती है, फिर आपको दिखती नहीं है आपके चश्मे में। इसी कारण से विजय जी, इसी कारण से स्टेट इंतजार भी करती है। देखिए, जैसे इन्होंने बात किया, अश्विनी जी ने कॉम्युनल पैशन की, हेट्रेट की बात की, तो एक नैरेटिव है। देखिए, पहले क्या होता था कि आप कुछ बोल दिए तो आपका जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा फ्रीडम नहीं था। था वही एक जरिया था, चाहे टेलीविजन एक जरिया था, आम व्यक्ति के लिए खुला नहीं था। आज वो आम व्यक्ति अपने व्यक्ति को करता है, वो आपकी बात को नहीं मानता। आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसे लगता है कि नहीं, मान लीजिए हम लोग नहीं भी बोलते हैं तो उसको नहीं लगता, तो वो भी अपनी बात बोलता है। तो उसके बाद जब दोनों तरफ की बात होगी तो एक अच्छा डिबेट होगा। डिबेट का कल्चर है हमारे समाज में, और उसके बाद निश्चित ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म के तहत रिजोल्यूशन भी होगा इसका। जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, बयान की बात से आगे चलें। सत्ता की बात अश्विनी जी ने की, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्ता की जो ताकत का अहंकार है या जो उसका मिसयूज है, वो कोई भी सत्ता में रहता है वो उसको करता है। अब सुदेश जी को तो याद नहीं रहा, आपने तो राजस्थान में अपने ही लोगों के खिलाफ सेडेशन करवा दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहे थे कहीं पर। बताइए, सेडेशन का और ये तो अरेस्ट का तो ठीक है, 500 का मामला है, 2 साल की सजा है। सेडेशन राजस्थान सरकार का आपको याद होगा, और अपने ही मंत्रियों, अपने ही विधायकों के खिलाफ। तो ये जो सत्ता का अहंकार है,
ये सबको समझना चाहिए, या सत्ता में आते ही हम अहंकार को, शब्द को ही भूल जाते हैं? नहीं, सबके लिए है, सब पे लागू होता है। जो परिपाटी अभी पक्ष विपक्ष के लिए बना रहा है जी, वही परिपाटी आशा करेगा भविष्य में, यदि वो पक्ष में आ गया तो। ये तो प्रक्रिया फिर कौन सी गति में, कौन सी दिशा में जाएगी? सत्ता का मतलब समाज को कुछ देना है ना, सत्ता का मतलब देश को कुछ देना है, या कि देश से कुछ छीन लेना है जी। आप नागरिक अधिकारों का हनन इस तरह करेंगे, जो अधिकार एक दिन में नहीं, मैं नहीं कहता सिर्फ स्वतंत्रता के बाद ही ये अधिकार आए हैं, हमें कई सौ वर्ष लड़ने पड़े हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उससे पहले और आज, तब जाकर के सर इसको ठीक मान रहे हैं फिर आप? नागरिक अधिकार हमको प्राप्त हो रहा है, उन नागरिक अधिकारों को नहीं कुछ एक। सर सुदेश जी की मित्रता मुझे पता है आपकी है, तो हर बात पे उनको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि अपने ही एमएलए के खिलाफ सेडेशन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, किसी भी संदर्भ में मैं कहता हूं, मेरे हों, अपने हों, पराये हों, जो परिपाटी हम पैदा करते हैं, मैंने यही शुरू की, वो हमें भुगतना पड़ता है। हमें वैसी कोई भी परिपाटी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। समाज में लोगों की स्वतंत्रता एक व्यक्ति से नहीं, एक पूरे समाज से बनता है। और मैं मानता हूं पूरा समाज यदि स्वतंत्र होगा तभी व्यक्ति स्वतंत्र उसमें होगा। अभिव्यक्ति सबको, तभी उस आवाज को मजबूती मिलेगी। जिस तरह से कहा आपने, रूल ऑफ लॉ की बात की है, कहाँ रूल ऑफ लॉ, कौन सा रूल ऑफ लॉ आपने लागू किया? राहुल गांधी जी की चर्चा अभी स्वदेश वर्मा जी ने की है, किया तो चर्चा आपने टी शर्ट से शुरू किया, और कहाँ पहुंचते पहुंचते अंतिम तक उनको क्या क्या नहीं, उसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन तक बनाने का प्रयास किया। ये तो आपके कल्चर और ये आपकी राजनीतिक संस्कृति है, सबने देखा। अभी 3 दिन पहले, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप हमारे महाधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज तक के इतिहास में भाजपा कांग्रेस की अलग अलग समय पर सरकारें रही, किसी के भी राष्ट्रीय अधिवेशन के 2 दिन पहले उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो टेंट हाउस का मैनेजमेंट कर रहा है, जो आदमी बैनर पोस्टर का मैनेजमेंट कर रहा है, जो खाने का व्यवस्था कर रहा है, जो हम जहां रुके हैं जिस होटल में, इस होटल की व्यवस्था हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन सभी के घर पे छापा मरवाया गया। ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है। अभी जितनी ट्रेनें आ रही हैं उसमें से 70% ट्रेन को कैंसिल करने का साजिश हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है भाई? हम कोई सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं विजय जी, हम अपना राष्ट्रीय महाअधिवेशन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर, हाँ, उसके लिए डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं आप? उसके लिए क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं कि आंदोलन नहीं? आज तो हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम अपना हमारे वैचारिक आधार पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है सुदेश जी, देश के लिए करना जी उस पर भी इतनी इनको दर्द हो रही है। और यात्रा की बात की, इसलिए मैंने कहा कि यात्रा में आपने क्या क्या नहीं किया, किसने नहीं देखा, पूरा देश देख रहा था। ठीक है, वो अंतिम तक प्रयास किया कि हर जगह रुकावटें। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो सद्दाम हुसैन आपने दाढ़ी का जिक्र करते हुए सद्दाम हुसैन का जिक्र किया, वो कुछ दिन पहले तक आप ही के मोहल्ले में रहते थे। सुदेश जी, जो बात अजय जी कह रहे हैं वो गंभीर बात, इनका जवाब बनता है जी, जवाब बनता है इनका। ये देखिए, मोदी जी ने आपके लिए बहुत पक्की और अच्छी सड़क बनाई है जी। आप जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। हम किसी गलतफहमी में नहीं है कि आपको कोई रोक सकता है अधिवेशन में जाने से। अरे देखिए, कहीं पैसा वैसा नहीं दिया होगा आप लोगों ने, तो आपका टेंट वाला डिफॉल्ट कर रहा होगा। अरे हर जगह आप मोदी जी को ले आते हैं, ये सही नहीं है। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि देखिए, आपका अधिवेशन हम क्यों डिस्टर्ब करना चाहेंगे? 8 सालों से डिस्टर्ब किया क्या, नहीं किया, और अचानक आप ये इसको हम लोग बोलते हैं ना, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स से सफर नहीं करना चाहिए। आपने विजय जी बहुत अच्छी बात की, जो अश्विनी जी ने भी बताई, प्रिजन अंडर ट्रायल की बात करी, उसकी बात करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में एक नया आयाम दिया है, एक नया आयाम दिया है कि आप अगर इस तरह का बेल केस सुनेंगे तो बहुत लोगों को रिप्रीव मिलेगा इस देश में। और प्रिजन अंडर ट्रायल तो हमें लगता है कि खुद ही सुओ मोटो कोर्ट को कर देना चाहिए, इतने लोग सफर कर रहे हैं। तो कानून बराबर है, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, पवन खेरा ही नहीं, सबके लिए बराबर है कानून, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा बात हुआ है तो। और हम तो देखते हैं कि बहुत ही हालत खराब है लोगों का, लोग वकीलों को नहीं रख सकते, पैसा नहीं है लोगों के पास, लोग बोलते हैं जेल ही में रहो, चलो वहाँ खाना तो मिल रहा है, ये भी सिचुएशन है। तो उन लोगों को कम से कम छोड़ दिया जाए, इतना तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकती है। जी अश्विनी जी, सुदेश जी ने भी बहुत अच्छी बात की है कि प्रिजन अंडर ट्रायल जो है वो एक बड़ी समस्या है, और देश में वो सारे लोग हैं जो कुछ लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। हजारों हजार लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेलों में हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट क्या है पता ही नहीं है।
कैसे अप्रोच करना है जुडिशियल सिस्टम उसमें पता नहीं है। और अगर हम डेवलप्ड सोसाइटी की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की, तो जेलों की जो अपराधी हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। अपराधियों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। इसका मतलब डेवलप्ड सोसाइटी की बात, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कैसे कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, 2012 में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष रहे मेरा सारा जो वक्तव्य है। 2012 में यूपीए सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ ट्वीट करने पर बिजनेसमैन रवि श्रीनिवासन को गिरफ्तार किया गया। 2012 में अन्ना आंदोलन से जुड़े कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को फेसबुक पर यूके सरकार के घोटालों को लेकर कार्टून पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार किया। कितने दिनों तक रहे? 6 अगस्त 2013 को दलित साहित्यकार कमल भारती को, मैं उन बातों 2014 से पहले की बात करूं, 14 के बाद की बात तो हम लोगों ने सर, वो हमने तो वही कहा ना कि ये तो सत्ता का चरित्र हुआ ना। ये सबका इसलिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच संतुलन कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारियों से भागती हैं तो अदालतें उसको ठीक करें। जी डॉक्टर साहब, छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट, सत्ता और स्वतंत्रता, इन दो में रिश्ता रहे तो समझ में आता है ना, जब सत्ता होती है तो स्वतंत्रता याद नहीं आती। देखिए विजय जी, सच बात है, संविधान में है तर्कसंगत, उसको कहा गया है तर्कसंगत प्रतिबंध है। तर्कसंगत के विश्लेषण सबसे ज्यादा अश्विनी जी करेंगे कि वो तर्कसंगत क्या है। यदि कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया, ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री जी की किसी की मंशा नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनके व्यक्तिगत उनके उस पर आक्षेप नहीं, हमारा वो संस्कार भी नहीं है। हम कोई कांग्रेस की विधवा और इस तरह सुपर्णरेखा शब्द छोड़िए सर, फिर वही हम उसी बात पर आएंगे। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की परिपाठी मत कीजिए। ये स्वतंत्रता और समानता का जो या स्वच्छंदता का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को एक दायरे इसके भी हैं, और वो परिपाटियां इतने वर्षों में आई हैं। इतनी छोटी चीज के लिए आप इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। एक से एक लोग रोज नोएडा में बैठ करके फिल्म सिटी के आसपास में जिस तरह से देश को नफरत के आग में झोंक रहे हैं, उस पर आपकी आंख नहीं, नजर नहीं खुलती। सुप्रीम कोर्ट रोज हिदायत हमको देता है कि क्या कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। उस पर एक आध बार पुलिस भेजती, वो असम वाली पुलिस वर्मा जी से कहेंगे मित्र से कि आप भिजवा दीजिए जरा भाई। ठीक है, नहीं भिजवा पाएंगे आप वहां। सुदेश जी, लास्ट कमेंट आप जोड़ना चाह रहे कुछ? अनम्यूट कर लीजिए अपने को सर, अनम्यूट कर लीजिए सुदेश जी। जी मैं बोल रहा था कि मुझे फिर कांग्रेस केस याद करना पड़ेगा। आम व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो बहुत बड़े फ्रॉड के केस में आता। इतना बड़ा फ्रॉड हो जाने के बाद भी वो बेल पर हैं और केस जो है एक्सपेडाइट नहीं हो रहा है। सुदेश जी, आप अक्सर जब चाय पिलाते थे, रॉयल परिवार है। सुदेश जी, आप अक्सर जब चाय पिलाते थे तो कहते थे कि जिंदगी जो है ना फुल सर्किल है। इनका बस चले तो फुल सर्किल में तो कहीं ना कहीं फुल सर्किल होता है ना। रोड में हम सबको बोले कि चाय पिलाइए, ये रॉयल फैमिली है। ठीक है, अश्विनी जी, फाइनल कमेंट आपका भी, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे और संविधान की सर्वोच्चता रहे और आईपीसी का बेजा दुरुपयोग नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहे और रूल ऑफ लॉ चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सियासी फायदे के लिए राजनेता कुछ भी बोलते हैं। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी ज़्यादातर लोग समझते हैं कि राजनेता कुछ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, विजय भी। कबीर का दोहा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। राजनेताओं ने शायद ये दोहा नहीं सुना होगा, या जब इस दोहे को कक्षा में मेरे साथ जैसे था मास्टर जी मतलब बता रहे होंगे तो वो गायब रहे होंगे, तभी तो इनकी वाणी में रस की बजाय कड़वाहट घुली रहती है अक्सर। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर कड़वाहट आदमी का स्वास्थ्य खराब करती है, लेकिन इन साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधि यानी जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे उम्मीद की जाती है अच्छे आचरण की, ताकि समाज उस हिसाब से व्यवहार करे। अगर वही इस तरह का आचरण करने लगेगा तो समाज भी खराब हो सकता है, और उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ बात सिर्फ एक की नहीं है, एक सत्ता की नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सभी एक से एक बढ़ अभिव्यक्ति के नाम पर ये कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब इनके बारे में कोई कहेगा तो
कुछ कहना मुश्किल है। जैसे इन्होंने किसी पर कुछ नहीं बोला हुआ आज तक, इसलिए कहा भी गया है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लें कि 4 उंगली आपकी तरफ भी होगी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।